वर्ल्ड स्ट्रोक डे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਡੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਨਿਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਾਨ ਮੋਗਾ Director Neurology, Dr. Abhir Goyal, Senior Consultant Neurology, and Dr. Anand Batish, Consultant Neurosurgery. So I will hand over the mic to them, and ये तो हमारे दसेंगे कि what stroke is all about. This one precautions. Sure. Dr. Abhir, Senior Consultant Neurology, पारस हॉस्पिटल पंचकुला से. So as आप देख सकते हैं कि हमारी एक स्ट्रोक टीम है जो पिछले 5 सालों से स्ट्रोक के बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए कमिटेड है. सो हमारा हर साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को बनता है. उसका मेन पर्पस क्या होता है? हम आपके ज़रिए इस दिन के ज़रिए हम पूरे जनता में एक अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं कि स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं, जब स्ट्रोक होए तो क्या करना है. बेसिकली हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि लोगों को अवेयरनेस है कि हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है, बट स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस की अभी भी कमी है. स्ट्रोक मतलब अगर लकवा पड़ जाए, कहीं फेस पे कमजोरी हो जाए, सो पेशेंट अभी भी नहीं समझ पाता है कि हुआ क्या है और क्या करना है. सो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को हमेशा अंडरस्टैंड करते हुए वर्ल्ड वाइड हम एक 29 अक्टूबर को एक दिन हमने रखा हुआ है फिक्स, जिसमें हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे बनाते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. इस बार का हमारा थीम है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक. हर साल हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक के बारे में बताते आ रहे हैं. इस बार हमारा क्या है कि हम एज अ डॉक्टर, एज अ कम्युनिटी, हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं कि हम स्ट्रोक को लिटरली इस दुनिया से बाहर निकाल दें. टुगेदर एक साथ मिलके ही. और हमने रियलाइज करा ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, मतलब आप लोग भी डॉक्टर्स की तरह इक्वल ही हमारा साथ दे सकते हैं इस स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए. तो इसी थीम को लेते हुए हम आगे इस स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे. स्ट्रोक या पक्षाघात, लकवा, अधरंग कई नामों से जाना जाता है. 80% स्ट्रोक प्रिवेंटेबल होते हैं. 80% केसेस में हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं. स्ट्रोक जब भी किसी व्यक्ति को होता है, उसका एक हाथ, पैर, शरीर का एक अंग जो है बेकार हो जाता है. और अगर उसे सही टाइम पे उपचार न मिले तो उसकी वजह से अगर सही वक्त पे उसे उपचार न मिले तो उसकी वजह से वो परमानेंटली अपंग हो सकता है. ऐसी अपंगता उसके रोज़मर्रा के जीवन यापन के लिए मुश्किल हो जाती है और वो दूसरों पे डिपेंडेंट यानी आश्रित हो जाता है. लाइफ लॉन्ग अगर ऐसी अपंगता रहे तो आप सोच सकते हैं कि इंसान का जीवन जीने लायक नहीं रहता है. तो आप सबके माध्यम से समाज में हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि स्ट्रोक को हराया जा सकता है अगर स्ट्रोक के लक्षणों को सही वक्त पे पहचान लिया जाए. तो आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं निर्धारित समय में. इसमें गोल्डन आवर कहा जाता है कि पहले 1 घंटे में, स्ट्रोक के होने के पहले 1 घंटे में मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है. वहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई के टेस्ट होने के बाद कि किस प्रकार का स्ट्रोक है, कितना नुकसान है, उसके आधार पे हम उसका ट्रीटमेंट बनाते हैं कि कितनी दवाई दी जाएगी, क्या इंजेक्शन लगाया जाएगा, कैसे क्लॉट निकाला जाएगा. ऐसे बहुत सारे एडवांस्ड इलाज आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध हैं. ये इलाज जितना जल्दी स्टार्ट होंगे उतना बढ़िया है. स्ट्रोक में इंजेक्शन होता है जो कि पहले 4.5 घंटे में लग सकता है. एक क्लॉट निकालने की विधि होती है, उसका भी टाइम जो है 12 घंटे तक का होता है. लेकिन जितना जल्दी पेशेंट पहुंचे उतना ज़रूरी है. तो गोल्डन आवर जो कहा जाता है, पहला 1 घंटा वही जान बचा सकता है. एक्सीडेंट के मरीज़ों को, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो कहा जाता है कि पहले 1 घंटे का मिला हुआ उपचार उसका जीवन बचा सकता है. सेम पहले 1 घंटे में अगर स्ट्रोक का मरीज़ किसी बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाए जहां सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसका जीवन बचाया जा सकता है. तो आप लोगों के माध्यम से ये जागरूकता हम समाज में पहुंचाना चाहते हैं
कि जब भी किसी को स्ट्रोक, लकवा, अधरंग का ऐसा कोई अटैक हो तो कृपया उसे नज़रअंदाज ना करें और पहले 1 घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है, चाहे दिन हो या चाहे रात हो। स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर अबीर बताएंगे आपको। जैसे कि सर ने बताया, स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक हमारे दिमाग का फंक्शन ना करना, हमारे ब्रेन जो होता है, मैं हर एक को एक ही चीज़ से समझाता हूँ। हमारा ब्रेन एक तरीके का ट्रांसपोंडर है जिसमें डिफरेंट नसें डिफरेंट अंग के लिए बनी हुई है। तो स्ट्रोक में जब खून की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो दिमाग का जो वो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। तो सपोज करो मेरे दिमाग का वो वाला फंक्शन जिससे हाथ चलता है तो मेरा वो काम ना करे तो हाथ में कमज़ोरी आएगी। पैर का फंक्शन काम ना करे तो पैर में कमज़ोरी आएगी। बोलने का फंक्शन काम ना करे तो बोलने में कमज़ोरी आएगी। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए हमने वर्ल्ड वाइड एक इसका निमोनिक बनाया है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बी फास्ट, हिंदी में कहते हैं बचाव। उसमें बी में क्या है? बैलेंस, मतलब एकदम से अगर शरीर को एकदम से बैलेंस खराब हो जाए, इस चीज़ में आप एकदम पे हमेशा ध्यान रखें कि सडनली कि बंदा बिल्कुल ठीक है और एकदम से उसका बैलेंस खराब हो जाए। ई मतलब आंखें, एकदम से देखने में दिक्कत हो जाए। एफ मतलब फेस, एकदम से चेहरे पे कमजोरी आ जाए। ए मतलब आर्म्स एंड लेग्स, एकदम से हाथ या पैर में कमजोरी आ जाए। एस मतलब स्पीच, एकदम से बोलने में दिक्कत है। तो ऊपर से नीचे जाए जाए बैलेंस, आंखें, चेहरा, हाथ या पैर या स्पीच। तो एकदम से जब भी इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत आए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टी, जैसे कि सर ने कहा 4.5 घंटे में हम वो इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। 1 घंटे का टाइम में तो हम कहते हैं पेशेंट अच्छा इंप्रूव कर जाता है। 1 घंटे के बियॉन्ड हमारा और चांसेस कम होते रहते हैं। सो टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब भी एक स्ट्रोक का पेशेंट हमारे पास आता है। अब स्ट्रोक हम आगे ट्रीट कैसे करते हैं? स्ट्रोक 2 तरीके से हो सकता है, या खून की नाड़ी में क्लॉट आ जाए या खून की नाड़ी फट जाए। तो दोनों में आपका खून आगे नहीं जा पाएगा तो आपके ब्रेन को खून नहीं मिलेगा। तो खून की नाड़ी में क्लॉट आ जाए तो हम एक इंजेक्शन लगा सकते हैं खून की नाड़ी का क्लॉट को खोलने के लिए, जैसे हार्ट में लगता है वैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। सपोज करो क्लॉट बड़ा है या खून की नाड़ी उस इंजेक्शन से नहीं खुला तो हम एक तार डाल के उस क्लॉट को बाहर भी निकाल सकते हैं। यह है क्लॉट का। लेकिन सपोज करो खून की नाड़ी फट जाती है, अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी अब हमारी स्ट्रोक टीम में न्यूरोसर्जन्स होते हैं जिसमें वो अपने तरीके से अपने सर्जरीज करके भी उस जो खून की नाड़ी फटी हो उसको ठीक कर सकते हैं। इस पे फर्दर बताने के लिए यहाँ पे आपको डॉक्टर अमन बताएंगे। डॉक्टर अनुराग सर और डॉक्टर अबीर ने बताया कि स्ट्रोक 2 तरीके का होता है, या तो खून की नाड़ी में ब्लॉक होता है या खून की नाड़ी फट जाए। जब खून की नाड़ी में ब्लॉक होता है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा, चाहे वो इंजेक्शन देगा या गाइड वाइड डाल के वो उसको क्लॉट को निकाल देगा। बट जब खून की नाड़ी फट जाती है तो पूरा जो ब्लड होता है नाड़ी के अंदर वो ब्रेन में चले जाता है, और जब वो ब्लड ब्रेन में चले जाता है, इसे कॉमनली हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। बहुत पेशेंट्स आके बोलते हैं हमारे को कि सर ब्रेन हेमरेज हो गया है, क्या करना है। उस कंडीशन में यूजली सबसे पहले आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा। अगर न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा, उसको लगेगा कि ब्रेन हेमरेज बहुत ज़्यादा है, तो एक न्यूरोसर्जन को ओपिनियन लेगा। अगर ब्रेन में प्रेशर ज़्यादा है, ब्रेन के अंदर ब्रेन एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस कंडीशन में फिर हमारे को सर्जरी करके उस ब्लीड को बाहर निकालना होता है। ब्रेन में ब्लीड हमेशा एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि ब्रेन से ब्लीड निकालना इतना आसान नहीं होता है और ब्रेन इतना प्रेशर झेल नहीं पाता। तो जब भी ब्रेन हेमरेज होता है, जल्दी से जल्दी आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाना है कि अगर ज़रूरत है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ऐसे पेशेंट की सर्जरी हो जानी चाहिए। और ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स अगर टाइमली ऑपरेट हो जाए, अच्छी केयर हो जाए, उनका रिहैबिलिटेशन अच्छा हो, तो पोस्ट ऑपरेटिवली ये पेशेंट्स अच्छा करते हैं। लेकिन अगर यही पेशेंट्स ब्लीडिंग के बाद आपके पास लेट आते हैं तो आउटकम बहुत ख़राब होता है। तो जैसे सर ने कहा कि आपको इंजेक्शन लगाने का टाइम है 4 घंटे, 12 घंटे में क्लॉट निकालने का है, उसी तरीके से जब भी ब्रेन हेमरेज होता है और बड़ा है तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है टू गेट अ सर्जरी डन। यूजली जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम कोशिश करते हैं कि विद इन 1 आवर पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे शिफ्ट हो जाए और उसकी सर्जरी शुरू हो जाए।
इसके बाद हमारे पास नॉट ओनली न्यूरोसर्जरी न्यूरोलॉजी बट न्यूरो इंटेंसिव केयर भी है, जिसमें पेशेंट जो स्ट्रोक का आता है, चाहे सर्जरी होए चाहे क्लॉट होए, उसकी केयर होती है वहाँ पे और उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करा जाता है और फिर उसकी फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन होती है। सो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक में जो आपका जो लीडर जो मेन पर्सन इज द न्यूरोलॉजिस्ट। इफ द न्यूरोलॉजिस्ट फील्ड उसको लगता है कि सर्जरी रिक्वायर्ड है तो एक न्यूरोसर्जन का रोल आता है एंड उसके बाद एक न्यूरो इंटेंसिव केयर टीम होनी चाहिए। थैंक यू। जो पेशेंट हमारे सेटअप में आता है उसमें सर्जरी का कॉस्ट तो होता ही है, लेकिन उसके बाद उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो भी कभी कभी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज अगर हमें सर्जरी करनी है तो द कॉस्ट ऑफ सर्जरी विल इन आवर सेटअप विल बी अबाउट 1.5 to 2 लाख रुपीज़। लेकिन उसके बाद डिपेंडिंग कि पेशेंट की स्थिति कैसी है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसको कितने दिन वेंटिलेट करना पड़ता है और आईसीयू में रहना पड़ता है, तो आप मान के चलिए कि खर्चा सर्जरी के बाद अबाउट 5 to 6 लाख तो है ही। बट इन केसेस में आप वेट नहीं कर सकते हो बिकॉज पेशेंट के पास टाइम बहुत कम होता है और अगर आपने टाइमली सर्जरी कर दी तो आउटकम में बहुत फ़र्क होता है, एक इंसान की ज़िंदगी बच जाती है। कोई पेशेंट अगर इस लायक नहीं है कि जो इतना एक्सपेंसेस कर पाए तो क्या हॉस्पिटल दे विल प्रोवाइड हेल्प? देखिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स ये दो तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं। कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं। हर हॉस्पिटल के वो खर्चा चलाने के लिए जो उसका सिस्टम है, खर्चा है, सिस्टम कुछ ना कुछ बना हुआ है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, हरियाणा गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट है और आयुष्मान है। ये सारी स्कीम्स जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बाकी सब जगह वैलिड होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी केसेस, ये सब अवेलेबल हैं। तो हम सब लोग यहाँ मिल के ही ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो पीजीआई है या 32 का हॉस्पिटल है या हम लोग हैं। एक टीम है, कोऑर्डिनेटेड पेशेंट के इंटरेस्ट में इलाज किया जाता है ताकि पेशेंट के ऊपर खर्चा भी ना पड़े ज़्यादा और उसका इलाज भी बखूबी हो जाए। ये सारी केस टू केस डिपेंड करती है। आज जो ये विश्व स्ट्रोक दिवस है, ऐसे ही साल में बहुत सारे दिन हैं, किसी न किसी बात के लिए किसी न किसी का दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाने का एक ही मेन एम होता है कि हम उस दिन उसी बीमारी के बारे में बात करें। और बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अगर किसी को बीमारी वो हो, जैसे स्ट्रोक हो जाए, तो पहले 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1, ताकि उसका ट्रीटमेंट जो है उसका टाइम से हो सके। सेकंड जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है बचाव। अभी तक हमने बात करी इलाज की कि इलाज अगर जितना जल्दी पेशेंट पहुंचे हॉस्पिटल पहले 1 घंटे में, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आने की उम्मीद है। वैसे ही अपंगता से बचा जा सकता है। दूसरी होती है इसमें बचाव, कि अगर हम सभी यहाँ बैठे हैं जो हम अपने आप को मानते हैं कि हम हेल्दी हैं, बट क्या हम वास्तव में हेल्दी हैं? क्या हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आगे बचाव कर सकते हैं कि ताकि हमारे को स्ट्रोक ना हो? विश्व में हर 6 में से 1 आदमी को स्ट्रोक होने की संभावना है। कुछ आंकड़े हर 4 में से 1 बताते हैं, कुछ आंकड़े हर 6 में से 1 बताते हैं। आप सोचिए, हर 4 में से 1 हो तो हर 25% इंसान को, हर चौथे आदमी को स्ट्रोक होने की संभावना है। तो आप और मैं कैसे हम कम कर सकते हैं स्ट्रोक होने की संभावना को? क्या बचाव के तरीके अपनाएं जिसकी वजह से आगे किसी को स्ट्रोक ना हो, वो बहुत ज़रूरी है जानना। डॉक्टर अबीर इसको हाईलाइट करेंगे। कैसे करें? बना रहे हैं, सब बता रहे हैं आपको। यही कारण है, जैसे डॉक्टर अबीर ने आपको बी फास्ट बताया, BEFAST, ये एक ऐसा फार्मूला कह लीजिए, नाम कह लीजिए। इसके जो 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर का मतलब है, बी माने बैलेंस, यानी इंसान का बैलेंस अचानक से गड़बड़ा जाए। ई मतलब आँखें, एक आँख से दिखना बंद हो जाए, आँखों में महंगापन आ जाए, डबल दिखने लग जाए। एफ मतलब जो फेस है वो टेढ़ा हो जाए एक साइड को, या और ए मतलब बाजू जो है वो काम करनी बंद कर जाए या बिल्कुल ना करें। और एस मतलब स्पीच, अचानक ज़ुबान लड़खड़ाने लगे। तो ये बी फास्ट जो होता है, ये तो है लक्षण जो किसी भी व्यक्ति को अगर अचानक आए तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये स्ट्रोक है। ठीक है, यही जागरूकता होती है, क्योंकि जैसे
हमारी तरफ से जो मेडिकल नॉलेज है वो आपकी तरफ जाएगी, तो इसी को जागरूकता कहते हैं। यही सिम्टम्स आप पहचानेंगे, क्या पता किस घड़ी में किसका फ़ायदा हो जाए सुन के। और लास्ट में जो टी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। टी का मतलब टाइम, यानी कि वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पहले 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचना आवश्यक है। कोई भी नज़दीक का हॉस्पिटल, जो बड़ा हॉस्पिटल हो, वहाँ जाना है। क्या नहीं करना होता है? घर पे दवाई नहीं खानी है। आपको नहीं पता कि आपको स्ट्रोक क्लॉट वाला है या ब्लीडिंग वाला है, वो हमें सीटी स्कैन से पता लगेगा। लक्षण दोनों के बराबर होते हैं, तो आपको घर पे दवाई नहीं खानी है। बहुत से लोग घर पे सोचते हैं कि ब्लड थिनर खा लेते हैं, एस्पिरिन खा लेते हैं या अफीम खा लेते हैं। ये ऐसे होम रेमेडीज़ बहुत चलती हैं कि हम ही इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बट ये कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ है कि आपका घर पे ली हुई वो दवाई आपके ही इलाज को कॉम्प्लिकेट कर देगी। पहुँचे उतना ही परमानेंट अपंगता से बच सकते हैं। बाकी काम तो डॉक्टर्स का है, वो सब टेक्निकल बातें हैं कि क्या सीटी स्कैन होगा, कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या मेडिसिन लगेगी, क्या इंजेक्शन लगेगा, वो सब टेक्निकल इशू है। सामाजिक व्यक्ति, आम आदमी लक्षण पहचाने और हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ तक तो जिम्मेदारी देखो इंसान की है कि लक्षण पहचान के हॉस्पिटल पहुँचना। बाकी सब टेक्निकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो मेडिकल हो या फाइनेंशियल हो या कुछ और हो, वो ट्रीटमेंट के बाद देखे जाते हैं। पैसे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्या था? स्ट्रोक के लक्षण बता दिए, स्ट्रोक किस तरीकों से होता है हमने वो बता दिया। बाय चांस लक्षण देखते हुए आपको पता चल जाए कि स्ट्रोक हो रहा है मेरे मरीज को, तो फिर क्या करना है वो बता दिया। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रोक से बचना कैसे है। जैसे कि सर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, हम में से हर 4 में से एक बंदा, यानी 25% बंदे को रिस्क है स्ट्रोक होने का। मतलब जस्ट इमेजिन, हम 3 लोग बैठे हैं, चौथे बंदे को स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। और इतना जब हाई है, और उसमें भी एक और सबसे सबसे अचंभित फिगर ये है कि 80% स्ट्रोक हमारे प्रिवेंटेबल है। मतलब हम 80% स्ट्रोक से बच सकते हैं। कैसे? सिंपल चीज़ें, बहुत ही सिंपल, जो शायद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बट शायद हम ध्यान नहीं देते आ रहे हैं। नंबर 1, शुगर कंट्रोल करना। इनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में उनको कंट्रोल करना। सबसे पहले शुगर सबकी बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत मरीज आते हैं हमारे पास कह के कि सर शुगर की दवाई शुरू हो गई है, शुगर की दवाई क्या ज़िंदगी भर चलेगी, शुगर की दवाई एक बार खाई तो क्या उसकी लत पड़ जाएगी? नहीं, हमारा मेन एम शुगर की दवाई से नहीं, हमारा मेन एम है शुगर आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसा ही बीपी भी आपका लाइफ लॉन्ग बीपी हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। एक फिगर मैं हर एक को बताता हूँ, 140/90, उससे नीचे आप बीपी हमेशा कंट्रोल करके रखिए। चाहे आपका बीपी कम उम्र से शुरू हुआ हो, 20-25 की उम्र से, क्या आपका बीपी आपको पहली बार 60 की उम्र में पता चले, इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी गोली 1 चल रही है, 2 चल रही है, 3 चल रही है। फिगर हमारी है बीपी कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी चीज़ कोलेस्ट्रॉल अब अपना कंट्रोल करिए। हर एक को पता है, हर एक को कोलेस्ट्रॉल, हर कोई हमारे पास आता है, सर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बट उसका महत्वपूर्ण समझिए कि ये चीज़ें कंट्रोल करोगे ना ही स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आपके शरीर की आधी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। चौथी चीज़ जो आजकल आप लोगों ने भी देखी होगी, हमने भी बड़े होते होते देखी है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब अब हम शायद आप अपने बचपन में भी काफ़ी खेलते थे, हमने भी अपने बचपन में खेला, बट जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जा रही है, ज़्यादा ज़िंदगी हमारी कंप्यूटर से सामने निकल रही है, मोबाइल्स में निकल रही है, बाहर खेलना काफ़ी कम हो चुका है। इनफैक्ट अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि पंचकुला में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है कि हर सेक्टर में वो एक खेलने का वो बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप टू इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी सिंपल होती है, एक हफ्ते में 150 मिनट वॉक, यानी रोज की 25 मिनट। एक दिन छुट्टी भी ले लो तो 6 दिन, रोज की 25 मिनट वॉक, यानी हफ्ते में 150 मिनट अच्छी ब्रिस्क वॉक आपको स्ट्रोक से बचा सकती है। तो सिंपल चीज़ है, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, साथ में आपने डेली एक्सरसाइज करनी है थोड़ी। 5वीं चीज़ जो स्मोकिंग, अल्कोहल, मतलब एक ऐसे चीज़ें जो हम डेफिनेटली रोकना चाहते हैं, जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने आज स्टेप्स भी उठाए हैं, ये कि स्मोकिंग, अल्कोहल रोको, आपकी ये प्रॉब्लम्स बंद हो जाएंगी। सो ये एक ऐसी चीज़ है स्ट्रोक। अब जैसे कि सर ने पूछा डिहाइड्रेशन, हाँ, अब इसके आगे हम हर एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पानी पीना चाहिए, पानी पीना। गर्मियों में हम कहते रहते हैं 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, डेली पीना है। पीते कितने हैं? शायद 2-3 ग्लास।
1-2 बॉटल, क्योंकि इतनी बिजी जिंदगी हो गई शायद पानी पीने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए, और पानी कम होने के कारण एक हीट स्ट्रोक करके एक चीज होती है, वो होता है विच इज नॉट सेम एज दिस स्ट्रोक। वो थोड़ा, ये हमारा स्ट्रोक है कि हाँ क्लॉटिंग या ब्लड लीक, बट हाँ पानी कम होने के कारण भी थोड़ा खून गाढ़ा हो सकता है, जिसके कारण ये हो सकता है। तो बेसिक चीजें वही आ जाती है हर एक की, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डेली की एक्सरसाइज, स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल बंद करो, ठीक है। इन सारी चीजों को आप करेंगे तो जस्ट इमेजिन कि हमारे जो स्ट्रोक हम हर 4 में 1 बंदा कह रहे हैं, वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है हर 10 में 1 बंदा। इतना बड़ा गैप आ सकता है। कोई फर्स्ट एड है इसमें, कोई फर्स्ट एड जैसे कोई बंदा नहीं लेके आ सकता, मान लो इंटीरियर में बैठा है, विद इन 12 आवर नहीं पहुंच सकता। एग्जैक्टली, ये इसीलिए सर मैंने उस पॉइंट को उजागर करने की कोशिश की थी कि घर पे कोई दवाई ना ले। ये बिल्कुल संभव है, कई बार आप ऐसी जगह हैं जहाँ कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ऐसे इंटीरियर में है जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता है। एटलीस्ट इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि डॉक्टर्स तो देखिए हर जगह अवेलेबल है। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते तो छोटे पहुंचिए, चाहे क्लिनिक पे पहुंचिए, लेकिन आप अगर खुद पहचाने, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये पहचाने कि आपको इमरजेंसी है। दिक्कत क्या आती है कि बहुत से लोग, उनको पता लगता है कि दिक्कत हो रही है, डॉक्टर की ओपीडी में चले गए। अब पेरिफेरी में क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या पेरिफेरी में कुछ और है, पेशेंट को ये महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे इमरजेंसी है, तो वो वहाँ वेटिंग लाइन में वेट करता रहता है। अगर वो खुद महसूस करेगा कि मेरे को स्ट्रोक है, इमरजेंसी है, तो वहाँ डॉक्टर उसको एग्जामिन करके कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकता है। हम इसको ड्रिप एंड शिप मॉडल बोलते हैं। एक मॉडल होता है, आपकी बात पे थोड़ा टेक्निकल था इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको ड्रिप एंड शिप मॉडल बोलते हैं कि कुछ ज़रूरी दवाइयों की ड्रिप पेशेंट को लगा दी जाती है और उसको फिर किसी बड़े सेंटर पे भेज दिया जाता है। अब इसमें क्या है, डॉक्टर ने पेशेंट का टाइम बचा दिया और कुछ ट्रीटमेंट उसके लक्षणों के आधार पर स्टार्ट कर दिया। अब ये ट्रीटमेंट टेक्निकल होते हैं, तो ये घर पे लेने वाला जो काम है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग है, आपके दिमाग की नस फट गई है और आपने घर पे एस्पिरिन खा ली, तो आपकी ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। पहले जो आपकी संभावना थी कि हॉस्पिटल पहुंच के शायद दवाइयों से इलाज हो जाता, अब वो मजबूरन ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अफीम का भी है डॉक्टर, अफीम का बड़ा एक मतलब ये सामाजिक, ये सर सामाजिक दायरे में है। आप देखेंगे ये नॉर्थ इंडिया में, वो भी एक स्पेसिफिक कस्बे में जो पंजाब से सीमित एरिया है, क्योंकि वहाँ जो ये चीज़ अवेलेबल है सामाजिक। देखो, नशा एक ऐसी चीज़ है जो अब समाज में घर कर गया है। सर एक खास बात है कि मॉर्फिन जो इंजेक्शन है, हाँ जी, पहले बिक से, लेकिन वो समय अगर टाइम से मिल जाए। बिल्कुल भी नहीं सर। अफीम का कोई डेरिवेटिव, ये सारे मॉर्फिन, पेंटाजोसिन, ये बहुत सारी दवाइयाँ अफीम के केमिकल से ही बनाई गई हैं। इनमें से किसी भी दवाई का खून पतला करने का कोई असर नहीं होता है। सामाजिक एडवाइस होती है, लेकिन मेडिकल एडवाइस नहीं है। वो मेडिकली ऐसी अगर कोई दवाई होती तो वो हॉस्पिटल में भी दी जाती और जगह भी दी जाती, बट ऐसा कोई साधन नहीं है जो सामाजिक लोगों ने माना कि भाई ऐसे करना चाहिए। लेकिन मेडिकली वो चीज़ सही है या नहीं है, वो डॉक्टर बताएगा। आपकी इसी बात से मुझे हो रहा है, लेकिन मैं अपने घर में किसी को उठाना नहीं चाहता था, या मैं जब सुबह ओपीडी शुरू होगी तब जाके दिखा लूँगा थोड़ा सही है, या अभी तो हॉस्पिटल क्यों जाना, बहुत वो है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को ये सिम्टम जितनी जल्दी से जल्दी आपको पता चले, उतना जल्दी। जैसे कि सर ने कहा, ये बहुत बड़ी फिगर होती है, हर 1 मिनट में 20 लाख न्यूरॉन। सपोज करो आपने सोचने में 2 मिनट लगा दिया, 5 मिनट लगा दिए, आपके 1 करोड़ न्यूरॉन तो गए। और स्ट्रोक में एक चीज़ होती है, हम जो बचे हुए न्यूरॉन्स हैं उन्हीं को बचाते हैं, पिछले न्यूरॉन्स को बचाना बहुत मुश्किल होता है। सो हमारी हमेशा हर से, मैं आपके माध्यम से हम हर एक को यही कहना चाहते हैं कि जब भी आपको ये लक्षण मिले, बिना टाइम वेस्ट करे, चाहे वो रात के 12 बजे हो, सुबह के 3 बजे हो, या किसी भी टाइम, कहीं पे भी हो, अपने पास के अस्पताल में जहाँ पे सीटी या एमआरआई की सुविधा है, वो भी इसलिए ताकि हम बता सकें। हम भी कोई देख के नहीं बता सकते कि इसमें खून की नाड़ी फटी है कि खून की नाड़ी ब्लॉक है, वो सिर्फ और सिर्फ सीटी स्कैन बता सकता है। तो एक ऐसे पास के अस्पताल में जहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा अवेलेबल हो, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाके सीटी स्कैन करा के ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। और उसका बड़ा प्लॉट है, तो जैसे कि सर ने कहा, ट्रिप एंड शिफ्ट, हम दवाई शुरू करके एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट करेंगे कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है। आधे तो हमारे, जैसे आपने कहा, पेरीफेरी में, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा,
यहाँ पे क्योंकि दूर है बड़े अस्पताल और हम नहीं चाहते टाइम वेस्ट हो, तो सबकी ट्रीटमेंट पेरीफेरी में शुरू हो जाती है। इतने मरीज हम पेरीफेरी में कह देते हैं कि दवाई शुरू कर दो, फिर हमारे पास शिफ्ट करना।